देखो, जो आज करेंगे ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या बताऊं, एक क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड आना है। ठीक है ना, ये टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये बहुत शॉर्टकट बेस्ड होता है। इनमें क्या होता है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। मतलब एक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है ना। और इस फॉर्मूला में क्या करते हैं कि जैसे कोई कर्व है, क्लोज कर्व है, और कोई पॉइंट ए है। ए कहाँ लाई करता है? जैसे कर्व है, सी है, तो ए अगर सी के अंदर लाई करता है, ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला लगता है। मतलब बाहर के लिए भी लगता है, लेकिन बाहर की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको कोई इंटीग्रेट करना है एफ जेड बाई जेड माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ ए, इफ ए बिलोंग्स टू सी। ये कहता है कि अगर ए सी के अंदर है, तो क्या लिखते हैं कि 2 पाई इंटू एफ ए होता है। समझ में आ गया? ए मतलब जैसे ये कर्व है, क्लोज कर्व है, कर्व क्लोज ही होएगा हमेशा। इसमें अगर सी के अंदर है तो क्या निकालोगे? 2 पाई इंटू एफ ए। ठीक है। और अगर सी के बाहर है, जैसे कर्व है, पॉइंट ये क्लोज कर्व है और ए इधर है, तो क्या निकालोगे? अगर आपको एफ जेड बाई जेड माइनस ए करते हैं, इनफैक्ट डीजेड भी होगा इंटीग्रेशन में, तो डीजेड करोगे तो सीधा ही जीरो आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला है। अब सर ये इसमें 4 पॉइंट आ गया। एक तो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कहां से निकलेगा? दूसरा क्या आ गया? एक कर्व आ गया, कर्व कहां से निकलेगा? और तीसरा फिर ये इंटीग्रेशंस का प्रोसेस है, इसमें दो केस आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखो क्या है। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे तो आसान होगा समझना। तो सर पहले एक ना बार इग्नोर नॉर्मली कर जो दो। कर्व होता है वो सर्कल ही ओके। होता है। पहला कर्व सर्कल ही होता है क्लोज कर्व में। और सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, दो तरीके से लिखते हो। एक तो जैसे वैसे करते हो, तो कोऑर्डिनेट में होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल कैसा होता है? ये सर्कल होता है जिसका सेंटर एच के होता है और रेडियस ए होता है, या आर भी कई बार लिखा रहता है। तो एक तो ये होता है। ठीक है ना। और इसका एक और होता है कि अगर मान लो हमारा एच के जीरो जीरो है, तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस जीरो स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कैसा सर्कल होता है? ये सर्कल वो होता है जीरो जीरो पे, और जो रेडियस ए जीरो पे आएगा, और जो रेडियस माइनस ए जीरो पे आएगा, और जो रेडियस जीरो ए पे आएगा, और जो रेडियस जीरो माइनस ए पे आएगा। तो इस टाइप से ये सर्कल आता है। ठीक है। ये आ गया समझ में? तो यही दो क्लोज कर्व जब आपको कार्टेशियंस में लिखा होगा, तब ऐसे इक्वेशन होता है। और भी कर्व होता है, एलिप्स का भी आता है, बाकी का भी आता है। पैराबोला तो ओपन होता है, ठीक है ना, उसका आएगा नहीं। या कोई सर्कल उर्कल देके करेंगे तो आपको यहां से लिख सकते हो। तो ये दो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बेसिस पे आप लिखोगे पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। ठीक है बेटा। मतलब ये जब एच के होगा और यहां आएगा। लेकिन जो सिस्टम में होता है, जो कॉम्प्लेक्स में होता है, ज्यादातर आपको ये कॉम्प्लेक्स में कर्व लिखते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। जहां पे जेड नॉट क्या होता है? जेड नॉट होता है सेंटर ऑफ सर्कल, और आर होता है रेडियस। और आर क्या होता है हमारा? रेडियस होता है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। कैसे? जैसे मान लो कहीं ये लिखा हुआ है, तो ऐसा सर्कल ले लोगे, जेड नॉट सेंटर ले लोगे, और इससे आर डिस्टेंस पे एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर लोगे, तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। कभी ऐसे जैसे लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू आर, तो जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू आर। तो सेंटर कहां पे आ जाएगा बताओ? सेंटर ये जीरो पे आ जाएगा, और जीरो मतलब जीरो जीरो, और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा। तो जैसे मान लो इसको अगर ड्रॉ करोगे, तो ये ऐसा आ जाएगा जीरो जीरो, और ये आर है हमारा टू जीरो, और ये माइनस टू जीरो। ये जीरो टू है, ये जीरो माइनस टू। ये इस टाइप से कर लो। समझ में आ गया? क्लियर है? ये है। और
एक चीज आपने कॉम्प्लेक्स में और पढ़ा हुआ है क्या, कि कोई भी जेड अगर कहीं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई वाई कोऑर्डिनेट आया। अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं, एक मिनट कॉची करने से पहले, कि हमारा एक कर्व है, ऐसे कर्व को ना ऐसे लिखते हैं सी और कर्व, और ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा कर्व है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पॉइंट जेड इज इक्वल टू 1 इसके इनसाइड लाई करेगा या आउटसाइड लाई करेगा, बताओ, चेक करके बताओ, बोलो। पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व बनाना पड़ेगा। सर इनसाइड लाई कर्व, करेगा। हाँ बोलो गुरनौर। ऑफलाइन वाले कह रहे हैं इनसाइड। सर इनसाइड ही करेगा सर। ठीक है ना, क्यों? सबसे पहले तो ये नहीं लिखा हुआ है तो जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 3, ज्यादातर ये पॉइंट देते नहीं, तो 0 0 आ जाएगा, 3 पॉइंट ले लोगे तो कहाँ आ जाएगा, 3 0, और ये -3 0, और ये 0 3, और ये 0 -3, यही पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट ऐसे आ गया, ये तो सर्कल हो गया। और पॉइंट आपको क्या कह रहे हैं बताओ, 1, 1 कहने का मतलब, जेड इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब है 1 प्लस आयोटा 0, कंफ्यूज मत होना, या सीधा भी ऐसे 1 0 लिख सकते हो, तो ये 1 0 पॉइंट यहां आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, इनसाइड आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, अब ये कहां लाई करेगा, ये भी इनसाइड ही लाई करेगा, बिकॉज ये पॉइंट कहां आएगा बताओ, ये पॉइंट 1 1 आ जाएगा, तो ये 3 0 है तो 1 1 कहीं पे ऐसे पॉइंट आएगा, लाई करेगा, ठीक है ना। वैसे ऐसे आता नहीं, इतना घटिया आता नहीं, आपसे ऐसे पूछ लेंगे, मान लो जेड इज इक्वल टू, आपसे ये पूछ रहे हैं आयोटा, ये इनसाइड लाई करेगा आउटसाइड लाई करेगा, सर इनसाइड। आयोटा कहने का मतलब क्या है बताओ, 0 1, आयोटा तो ऐसे लिखोगे ना, 0 + 1 आयोटा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, तो इनसाइड लाई करेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट जेड इज इक्वल टू 4, ये इनसाइड लाई करेगा आउटसाइड लाई करेगा, सर आउटसाइड। बाहर ही लाई करेगा, क्योंकि 3 है, ये 0.40 है, तो ये आउटसाइड लाई करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना सबको, कि कोई चीज इनसाइड लाई करेगी या आउटसाइड लाई करेगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पहला, तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कि ये पॉइंट निकालेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, कर्व बना के चेक करेंगे कि इनसाइड है या आउटसाइड, क्योंकि ना दोनों के फॉर्मूला अलग अलग है। इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, इनसाइड का है, एक बार वापस आ जाते हैं, इनसाइड का फॉर्मूला है 2πi × fa, और आउटसाइड में तो कुछ करना ही नहीं, 0 ही करना है, आया समझ में बेटा, तो ये रूल है। तो अब इस रूल की बात करते हैं, कहोगे सर ये पॉइंट कैसे आता है, तो पॉइंट का ना, जब भी ये पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, कोई भी इक्वेशन है, जैसे एफ जेड बाई जेड माइनस ए है, तो कभी भी अगर आपके पास कोई पॉइंट है, क्या एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड माइनस ए है, तो कभी भी कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट जैसे निकालते थे ना, तो इसमें पॉइंट कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर लो, और जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं सबको निकालो, ठीक है, आया समझ में, डिनोमिनेटर को करके जेड की वैल्यू निकाल लो, तो वहां से आपका पॉइंट निकल आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। एक फुल क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे रखा गया है, आपको इंटीग्रेट करना है 2z² + 3z, और ऐसे क्वेश्चन दे रखा गया है z-1, या हाँ z-1 ही ले लो, dz दे रखा गया है, और ये कर्व देंगे, ऐसे कर्व लिखते यहां पे है सी, ठीक है ना, लेकिन इसका जो कंडीशन देते हैं कर्व का, वो अलग दे देते हैं, z इज इक्वल टू 2 है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसा लिखाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, और क्या होगा, एक कर्व देंगे, इतना ही देंगे, ठीक है ना, ये बेसिक्स लेवल का है, ये टाइप 1 है, जहां पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है जी। अब क्या करोगे, सबसे पहला काम तो बताओ, पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, जिसको कई बार पोल वोल भी बोलते हैं, बट अभी तो आप क्रिटिकल पॉइंट देखो कि जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, यहां तो ज्यादा समस्या है ही नहीं, एक ही है, तो z इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो पहला स्टेप तो ये आ गया आपका, स्टेप 1 क्लियर है बेटा, स्टेप 1 क्लियर है सबको ऑनलाइन में बेटा,
क्लियर है गुरनौर, क्लियर है बेटा? वंश, यस वंश क्लियर है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? यस सर। ठीक है ना, यहां पे बेटा क्लियर? हाँ, तो देखो अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे। पहला पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप कर्व को मतलब बनाओगे। तो कर्व क्या है हमारा, देखो कर्व दे रखा गया हमारा z इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब z माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है, 0 0 पे और रेडियस 2 है। तो अब आप देखोगे यहां से 0 0 है और रेडियस क्या हो जाएगा, ये 2 0 आ जाएगा और ये -2 0 आ जाएगा और ये 0 2 आ जाएगा और ये 0 -2 आ जाएगा। ये है हमारा रेडियस का पॉइंट। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है, अगले पेज पे करूं? हाँ, हाँ सेंटर पॉइंट तो 0 ही रहेगा। क्यों, सेंटर पॉइंट कहां से डिसाइड करते हैं, z माइनस z0 से डिसाइड करते हैं ना। अब ये z0 है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है। समझ में आ गया ना, सारा का सारा कंडीशन यहीं से निकल के आएगा। अब जब एक बार आपने इसको पूरा का पूरा सेटल कर लिया तो अब आपको क्या करना है, चलो एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन को। 2z² प्लस 3z है और नीचे था अपना z माइनस 1 है और dz निकालना है। तो देखो दो चीज अभी आप कर चुके, एक बार ग्राफ भी बना लेते हैं फिर से। ये हमारा 2 0 का पॉइंट है और ये हमारा 0 0 का पॉइंट है और ये हमारा -2 0 का पॉइंट है। ये 0 2 और 0 -2 और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या है हमारा z इज इक्वल टू 1 और ये इनसाइड लाई करता है। तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, CR इक्वेशन कहता है fz बाई z माइनस a dz इज इक्वल टू 2 पाई a इंटू fa। ये कहता है जी CR वाला इक्वेशन वाला पॉइंट। ठीक है, CR इक्वेशन वाला पॉइंट ये कहता है। आज फेयरवेल है ना, कुछ बच्चों का मैसेज आया था शायद, कह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, 2 पाई आई इंटू FA है, यही रूल है। अब ये बताओ FZ, थर्ड चीज हम क्या है स्टेप 3 में, आप थर्ड चीज जो कैलकुलेट चेक करोगे वो FZ निकालोगे। तो यहां से FZ क्या आ जाएगा बताओ, 2z² प्लस 3z। FZ कौन सा पार्ट है इसमें, न्यूमरेटर वाला पार्ट। समझ में आ गया, FZ कौन सा पार्ट है, न्यूमरेटर। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो FZ के बाद फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला आप क्या, रूल क्या होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये होता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। अब 2 पाई आई है, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ए निकाल रखा ना अपने पॉइंट। ए आपका पॉइंट क्या था, जो पहला पॉइंट निकाल रखा था ए आपका 1 ही है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट है वही है। तो अब आप क्या निकालोगे, यहां से जो आंसर निकालोगे, मतलब यहां पे लिख लोगे, पूरा ही लिख लो, 2z² प्लस 3z बाई z माइनस 1 dz करोगे। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट है 2 पाई आई एफ A1 है। अब क्या करोगे, 2 पाई आई एफ मतलब ये है हमारा, तो यहां से F1 आप अलग से निकाल लो। तो 2 इंटू जेड के जगह पे 1 रख लोगे, 3 इंटू 1, तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो आपका नेट आंसर आ जाएगा 10 पाई आई। समझ में आया क्या? थर्ड स्टेप में क्या करोगे, FZ निकाल लोगे। FZ कैसे होगा, कहां से आएगा बताओ, FZ क्या आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो FZ है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, जो न्यूमरेटर में है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, FZ बाई Z माइनस ए। तो क्रिटिकल पॉइंट तो आप यहां से निकाल ले, FZ कहां से निकालोगे, न्यूमरेटर वाले पॉइंट से। तो आंसर क्या है, 2 पाई आई तो फिक्स है, कुछ नहीं करना है, F ऑफ 1 करना है। 1 कैसे करोगे, तो जहां जहां Z है वहां वहां आपको A रखना पड़ेगा। तो ये Z, ये हमारे पास A क्या है, हमारा A हमारा 1 है, तो F ऑफ 1 निकाल लोगे और आंसर क्या होता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 1, तो ये 10 पाई आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप 4 है जो आप करोगे। ठीक है ना, FZ करके FA भी निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आ गया समझ में? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसको ऐसे ही करोगे। ठीक है ना, एक दो और फटाफट कर लेते हैं।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में सपोज कर लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, क्या था हमारा, 2z² + 3z है ना बेटा। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा होता है 2z² + 3z डिवाइडेड बाई क्या है, यही होता, मान लो z-1 होता, सपोज कर लो dz होता, कर्व होता है, और कर्व की वैल्यू होती, कर्व z = ½ तब क्या होता है इसका आंसर। सबसे पहले तो कर्व बताओ, हाफ पे घुमाओगे, घुमा लो हाफ रेडियस पे। अब पॉइंट का है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या था 1, तो 1 कहां आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा आउटसाइड, ठीक है ना। और जैसे ही 1 आउटसाइड आ जाता है तो इसका 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसका मतलब इसका नेट आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो रूल समझ में आ गया। इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि पॉइंट हमारा इनसाइड जा रहा है या पॉइंट आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा सर सबको। पर ये पॉइंट तो इनसाइड ही जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, पॉइंट, पर ये पॉइंट तो इनसाइड ही जाएगा। पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं सर, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे z = हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, और सर हमें रेडियस दे रखा है वो हाफ का दे रखा है। हाँ, हाफ का दे रखा है बेटा, ठीक है ना। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, सेम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाफ ही है बेटा, ये एक बार ठीक से लिख देता हूं, ये कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो ऐसे सर ही इसमें ये क्वेश्चन, 0 कैसे आया? ये रूल कहता है बेटा कि अगर पॉइंट इनसाइड लाई करता है, एक बार अगर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, दो ही कंडीशंस आएगा, क्या पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, सीन सबसे पहला जो जहां हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे आ जाते हैं। ये देखो रूल कहता है, ये रूल क्या कह रहा है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कहता है 2πi × fa, अगर a बिलोंग्स टू कर्व है, अगर a बिलोंग्स टू कर्व नहीं है तो आंसर क्या है 0। तो तभी हमारा पहला पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट निकालते हैं जिस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, वो चेक करते हैं कि क्या वो कर्व के अंदर है या नहीं है। अंदर है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर बाहर है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर ये वाला है तो ये वाला लगेगा, और बाहर है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0। और जब अगर ये वाला लगेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, FZ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर आप 2πi × fa करके निकालोगे। ऑन द कर्व भी होता है तो भी 0 ही होता है। आप यही कह रहे हो ना कि अगर ऑन द कर्व होगा तब क्या होगा, तो ऑन द कर्व भी 0 ही होगा, ठीक है ना। एक बार बस IPU में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जब ऑन द कर्व का एक पॉइंट दिया है, अदरवाइज देते नहीं, नॉर्मली इनसाइड द कर्व ही देते, ठीक है ना। तो ऑन द कर्व हो या मतलब बाहर भी हो तो वो 0 ही आएगा, ठीक है बेटा। अब जैसे एक और क्वेश्चन, अब क्लियर हो गया बेटा, आपको आगे बेटा क्यों 0 होगा, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हाँ 10π आया था बेटा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है 2z², चलो एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे e⁻⁻z, ये कुछ भी हो सकता है, e⁻⁻z बाई z², चलो पहले सिंपल ही ले लेते हैं, z-2dz है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और दो कर्व दे रखा गया। पहला कर्व है कि z = 3, पहला कर्व है, और दूसरा कर्व है z = 1। इन दोनों केस के लिए निकालने आपको। हाँ, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही बात होगी, ये सिंपल सिंपल है, z = 2 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब z = 2 है तो इनफैक्ट a की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे, पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक बार क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो फिर क्या बचेगा, सेकेंड पॉइंट बताओ। क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको सेकेंड पॉइंट में करना है कि कर्व निकालना है, तो z = 3 है, तो सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 0 है, तो कैसे निकालोगे, ये 3 0, ये एक ही बार घुमा लो 3 वाले पॉइंट,
और आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है ये ए जो है वो 2 है, तो ये कहां पे लाई करेगा, 2 0 लाई करेगा। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू सी। तो बिलोंग्स टू सी, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई आई इंटू f(2), यही होगा ना जब बिलोंग टू आएगा। अब f(2) निकालने के लिए इस क्वेश्चन में f(z) निकाल लो। f(z) क्या है, ez प्लस ई रेस टू पावर माइनस जेड। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, ez प्लस ई रेस टू पावर माइनस जेड बाई z-2 है, तो 2 पाई आई। अब f(2) निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जहां जहां z है वहां वहां 2 रख लो, e2 प्लस ई रेस टू पावर -2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ में हो, ट्रिगो हो, कहीं भी हो, तो आप उससे सीधा सीधा वैल्यू लिख लोगे। ठीक है ना, आया समझ में। दूसरे पार्ट का आंसर बताओ, कौन बताएगा दूसरे पार्ट का, सेकेंड पार्ट का क्या होगा बेटा। सर जीरो हो जाएगा ना। 0 ही हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड पार्ट में कर्व ही छोटा है, और जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ये 2 0 है हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये बाहर है, तो सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही निकालोगे, कहीं भी फॉर्मूला लगाओगे तो इंटीग्रेशन और इस पॉइंट को आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। एक ट्रिगो वाला कर लेते हैं फंक्शन में। सर 1 मिनट नोट कर लूंगा। हाँ हाँ, लिखो लिखो फटाफट लिखो। बंद कर दूं थोड़ी देर ऐसी। हो गया बेटा, लिख लिया। जी सर। अच्छा, एक ट्रिगो वाला कर लेते हैं। ऐसे घबराना नहीं, आया हुआ है एपी में, याद नहीं मेरे को किस साल में आया हुआ है, बट ये आया हुआ है। साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड, अभी बुक में देख के बताता हूं कि कब आया हुआ है। z-1 है, डी जेड है, कर्व है, कर्व की वैल्यू है c इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 2। ये है हमारा, इसको सॉल्व करना है। बताओ जी, पहला स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे। z इज इक्वल टू 1 आ गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा, कर्व बनाओगे जी, z इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 0 -2 0 0 2 0 -2। पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट A1 है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1 0। तो कहां लाई करेगा बताओ, इनसाइड लाई करेगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई जेड, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, f(z/z-a)dz क्या लगेगा, 2 पाई आई इंटू एफ ए लगेगा। अब 2 पाई आई करोगे यहां से, थर्ड स्टेप में अगर आपको कैलकुलेट करोगे, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड के जगह पे 1 है बेटा, और यहाँ पे जेड क्या है हमारा, एफ जेड क्या है, व्हाट इज एफ जेड है, न्यूमरेटर। एफ जेड ऑलवेज न्यूमरेटर होता है। एक ना बच्चा कहता है सर इस पूरे को ही ना एफ जेड ले लें, नहीं, ये हम कुछ आगे पढ़ते हैं, रेजिड्यू वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें इस पूरे को लेते हैं तो फिर ये रूल नहीं लगता। तो एफ जेड ऑलवेज न्यूमरेटर और क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये याद रखना है। तो एफ जेड क्या आ जाएगा, साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड। तो एफ ऑफ 1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई इंटू जेड के जगह पे 1 प्लस कॉस ऑफ पाई इंटू 1। पूरा ट्रिगो में कॉन्फिडेंस हो तब तो निकाल लेना,
वही क्वाड्रेंट का, नहीं तो अपना कैलकुलेटर जिंदाबाद। सॉल्व करोगे ये 0 और ये कॉस पाई इज -1, तो इनफैक्ट -1 आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 2πi इंटू -1, तो -2πi हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे ये तब भी फोरियर के लिए भी बताया था कि साइन पाई एन पाई जो होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ एन पाई इज 0 होता है, और कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, ये -1 होता है। ठीक है ना? नहीं, कॉस एन पाई -1 रेज़ टू पावर n होता है। पावर में n आ जाता है, ऑड होगा तो -1 हो जाएगा, इवन होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्वेश्चन जो कई बार आता है अपने एग्जाम में, उनमें ना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करवाते हैं ये। ठीक है ना? जो 6 मार्क्स में आता है ये तो ज्यादातर 3 मार्कर आता है, और अगर नहीं तो मल्टीपल टाइप दे देंगे तो पार्ट का निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? और इसी में मान लो, इसी में अगर हमारा दूसरा कर्व दे देते z इज इक्वल टू हाफ, तो 1 डजंट बिलोंग्स टू c, तो उस केसेस में इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाता। ठीक है ना? तो इस टाइप से आप लिखोगे तो आपको समझ में आ गया। अब अगला मुश्किल नहीं है, अगला क्या है ना, लेंदी है थोड़ा सा। जैसे यही क्वेश्चन देखो, साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड, ऐसे क्वेश्चन आ गया, z-1 z-2 dz। ठीक है ना? वही लिमिट ले लो जी, लिमिट ले लो c ऑफ z इज इक्वल टू 3। अब क्या करोगे? क्या होगा, कैसे करोगे? c ऑफ z इज इक्वल टू 3, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। नहीं, दो करके ना हम लोग कर नहीं पाते। वैसे तो कुछ बुक में, बाहर की बुक में ना 2 वाला भी तरीका दे रखा गया है। तो हाँ, तो मैं आपको ना दोनों मेथड बता देता हूँ। ठीक है ना? तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा कर लेना। ठीक है ना? बट बेटर यही है कि आप यही सीधा सीधा वाला करो। आपको टीचरों का पता ही है, कई बार कहते हैं मेथड क्यों लगा रहे हो, फालतू फालतू का काम। तो देखो इनमें क्या करो, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उस पे ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। कैसे? वही जो आप करते हो a/z-1 b/z-2। समझ में आ गया? और इनका ना सॉल्व वॉल्व करके करते हो, बट मैं ये बार बार थोड़ा सा आपको टेक्निक्स बता रहा हूं। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइम बच जाता है। ऑलवेज देखो, जो स्मॉलर है उसको पहले लिख लो। z-1 और z-2 में छोटा कौन सा है? z-2। तो आप ऐसे लिख लो, इसको रीअरेंज कर लो, ये z-2 लिख लिया, और माइनस करके जो लार्जर है उसको लिख लो यहां से z-1, ये 2 लिख लिया। अब मैनिपुलेट करके देखो जरा, ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये z-1 और यहां से चला जाएगा तो -z+2, तो ये ऊपर 1 ही आ जाएगा, तो बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप से आप बैलेंस करके देखो, अगर कभी डिफरेंस ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या लिखोगे, a का -1/z-1 और b का 1/z-2। एक दो और करा देता हूं, इससे ना थोड़ा समझ में आ जाएगा। z-1 है और मान लो z-3 है, सपोज कर लो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ए बी वाला तो मेथड आपको पता ही है, 12th में कर रखे हो, तो उस पर नहीं जाता मैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, तो कैसे करोगे बताओ? इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो करोगे ये z-3, छोटा यही है z-1, सॉल्व करो जरा, माइनस लगा लो बीच में अपने से, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? z-1 और ये -z और माइनस माइनस +3, तो -1 + 3 z कट ही जाएगा। रफ में करके देख लेना। जैसे मान लो मैं ये कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा जी, अच्छा जी, z-1 -z+3 कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, नहीं था तो 2 से डिवाइड कर लो बस, और क्या। ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? नहीं तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन पता ही है, उस तरीके से निकाल लो। तो सबसे पहले तो आप पार्शियल फ्रैक्शन 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप क्या यूज कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो। और अब क्वेश्चंस में यही लिख लो ऐसे,
साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड इंटू क्या हो जाएगा, -1/z-1 प्लस 1/z-2 dz। कर लिया आपने। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, एक तो ये आ जाएगा साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड बाई क्या है हमारा, यहां से बताओ, z-1 है माइनस में, प्लस साइन ऑफ पाई जेड प्लस कॉस ऑफ पाई जेड, ये z-2 dz इधर है। आ गया समझ में बेटा? इनको अलग अलग कर लिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब ये दो क्वेश्चन बन गया। पहले वाले को I1 ले लो, दूसरे वाले को I2 ले लो, और पहले को अलग तरी कर लो, दूसरे को अलग कर लो, इनके आंसर्स को ऐड कर लो। ठीक है, करो जरा, करके देखो। आया समझ में बेटा आपको? आपको आ गया बेटा? नहीं आया? दोबारा देखो। ये इसके बदले ये था, तो यहां पे जब ये था तो इसके बदले ये लिख लिया। ये अलग कर लो, ये सेपरेट कर लो, ये सेपरेट कर लो। उसके बाद अब दोनों को अलग अलग, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, अब ये दो क्वेश्चन बन गया। दर्शवीर क्लियर है बेटा? आ रहा यस है? सर। ठीक है ना? वंश क्लियर है? हाँ सर। नहीं, डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट रूल नहीं होता, अलग अलग ही करोगे ना, एक के लिए करोगे, एक ज्यादा के लिए नहीं करोगे। अब करो, इनफैक्ट दो पार्ट आ गया ना, मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन आ गया, माइनस साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड बाई क्या है हमारा, बाई बाई है हमारा z-1 है, बाई ये z-1 है dz, और क्या है हमारा, ऐसे लिखोगे साइन पाई जेड कॉस ऑफ पाई जेड ओवर z-2 है dz। और कर्व क्या दे रखा गया हमारा, z = 3। अब ये मान लो ये पार्ट I1 ले लो और I2 ले लो। I1 तो आई थिंक हमने करा ही था अभी, z = 1 है क्रिटिकल पॉइंट, ए है, इनसाइड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πi(f)(a)। तो 2πi माइनस है तो माइनस भी लिखते रहो, 2πi(f)(a) कर रहे थे तो ये 0 प्लस -1, तो ये आ जाएगा 2πi। ठीक है जी, ये तो पहला पार्ट सेम आ गया। ठीक है बेटा, गुरनौर क्लियर है बेटा ये? जी सर, क्लियर है सर। अब दूसरा निकालो जरा, फटाफट दूसरा निकाल के बताओ, वो भी उसी तरह से आएगा। आ रहा है ना बेटा? हो गया, ठीक है। अब ऐसे दूसरा करो, कैलकुलेट करो। I2 करोगे तो क्या होगा, पॉइंट निकालोगे यहां से, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर I2 क्रिटिकल पॉइंट इज z = 2। कर्व आपका 3 तक जा रहा है तो इनसाइड ही लाई गई करेगी, तो यहां से लिखोगे इनसाइड, तो 2πi(f)(2), 2πi(f)(2) क्या करोगे, जो ये फंक्शन है वहां जहां जहां z है वहां पे 2 रख लो, तो sin π × 2
कॉस पाई इंटू टू, तो 2 पाई साइन तो 2 पाई 0 हो जाएगी, कॉस 2 पाई 1 आ जाएगी, तो ये 2 पाई आ जाएगी यहाँ पे। अब ये I1 भी 2 पाई है, I2 भी 2 पाई है, तो नेट आई क्या हो जाएगी, 2 पाई प्लस 2 पाई, तो ये 4 पाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो कभी भी 2 टर्म हो 3 टर्म हो तो ऐसे ही करोगे। एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, एक बार जरा आप ये करके देखो कि क्या ये हो रहा है क्या आपसे। 3z² + z है, और ये है हमारा z² - 1 है, dz। z² - 1 कहने का मतलब z-1 और z+1, a² - b² करके कर लो। और दो कंडीशन दे रखा गया है। पहला कंडीशन दे रखा गया है, फर्स्ट कंडीशन दे रखा गया है आपके पास, कर्व जो है वो कैसा है, कर्व इज इक्वल टू, कर्व ऐसे दे रखा गया है, z = 2 है। और जो दूसरा कंडीशन है वो है हमारा, कर्व जो दे रखा गया है वो z = ये है हमारा दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। z+ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z-1 = 1। तो करो जरा, दोनों का करो, स्टार्ट करो। मतलब अगर आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3z² + z ये z-1 z-2 आ जाएगा। तो इसको आप dz करना है। अब इन z-1 और z+1, सॉरी, अब इनका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे, z-1 z+1। अगर आपको ये वाला टेक्निक समझ में आता है तो आसान है, लोअर यहां अपर यहां, डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, z+1 -z और माइनस माइनस +1, 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो हाफ से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, नहीं आता है तो ए बी करके निकाल लो। करो जरा, लगाओ 2-3 मिनट इस पे लगाओ बेटा, देखते हैं कि पूरा कंक्लूड कर पाते हो कि नहीं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट।
ये वाला तो पॉइंट क्लियर है। अब फटाफट बताओ, पहले वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। कैसे लिखोगे इसको? अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा हाफ इंटू 3z² प्लस जेड बाई z-1 dz है, और ये हाफ इंटू 1/z+1 इंटू इंटू लिख ही लो, ऊपर ही लिख लो। ऊपर क्या लिख लोगे बताओ? z+1 का क्या कर लोगे? 3z² प्लस जेड dz, यही आएगा ना बेटा? ये क्लियर है? अब बताओ, पॉइंट दोनों पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है? इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है? z=1 है तो इनसाइड है, बिकॉज ये तो z=2 जो कर्व है, ये तो दोनों पॉइंट यहाँ पे 2 0 आ जाएगी, और z=-1 भी इनसाइड ही है। तो दोनों में क्या फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा 2πi f(1), और ये क्या लगेगा? 2πi में हाफ भी तो बाहर आएगा, इंटू हाफ इंटू 2πi f(-1), यही हो जाएगा बेटा। हाफ यहाँ पे 2πi, ये किसी ने निकाला f(1), ये कटवट हो जाएगा। तो पाई आई इंटू f(1) किसके बराबर है? f(1) बोलो। सर ये 2 कहाँ से आया, एक बार बता सकते हो? क्या? ये 2 डिवाइड में कैसे आया हाफ में, मतलब ये बता पहले सकते बेटा पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ए हो? और फिर ए और बी का कोफिशिएंट है ना बेटा। नहीं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लो ए बाई, तो उसमें भी और थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम ऐसे नहीं करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या आंसर आ जाएगा बताओ? पाई इंटू आई, f(1) क्या आया था? 3+1 4, और f(-1) क्या आया था? 3 - 1 तो 2, 4πi - 2πi, ये 2πi आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है? नहीं ठीक है? कहाँ गड़बड़ हुई? ये देखो ये हाफ है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप नहीं लिखोगे। दिखाओ, चेक करवाओ। अच्छा, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो f(z) पूरा हो जाएगा ना बेटा। ये 3z² प्लस z/2 आया समझ में? मतलब या तो z-a है या फिर f(z) है। ठीक है? सेकेंड वाला, अरे अभी करा तो 1 मिनट देखो। ये क्वेश्चन क्या था बताओ? क्वेश्चन तो ये था हाफ इंटू 3z² प्लस जेड बाई z-1, यही था ना? कि z+1 था, z-1 था, और ये हाफ इंटू 3z² प्लस जेड बाई ये है z+1। ठीक है जी। कर्व क्या था बताओ? कर्व बताओ। ये पहली बार फिर ऐसा कर्व इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। z-1 = 1। सेंटर क्या है? करो सेंटर बताओ। सेंटर तो 1 0 आ जाएगी, z0। और रेडियस 1 है। अब थोड़ा क्लास 12th का 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो। सेंटर पॉइंट क्या है बताओ? 1 0, और रेडियस 1 है, तो कहां तक जाएगा इधर बताओ? एक और चला जाएगा तो 2, 0। 1 इधर जाएगा तो कहां जाएगा बताओ? 0 0। अब ये ऐसे निकाल लो, यही आएगा ना? अब बताओ, ये z=1, ये तो है ही अंदर। मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये कहां लाई करेगा? ये इनसाइड लाई करेगा। और ये वाला कहां लाई करेगा? ये वाला -1। तो z=-1, तो ये आउटसाइड है, ये है ही नहीं। हाँ, तो ये आउटसाइड है, तो जो आउटसाइड है इसका तो इंटीग्रेशन 0 ही हो गया। तो बस एक ही इंटीग्रेशन निकलेगी इसमें। क्लियर है बेटा? वंस क्लियर है ये?
ये जब मान लो इसको आपने पॉइंट निकाल, पहले ये बताओ कर्व ये क्लियर है, यस या नो? Yes. कर्व क्लियर Yes. है तो पॉइंट आउटसाइड ही है, तो पॉइंट आउटसाइड लगाओगे तो बस आउटसाइड पॉइंट लगा के कर सकते हो। तो ये तो आउटसाइड पॉइंट खत्म हो गया, इसकी वैल्यू लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2πi इंटू f(1). तो 2 से 2 आ जाएगा, πi इंटू 4, तो ये 4πi आया। ठीक है ना? तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कर पाओगे। सर जो आपने इससे पहले वाला पार्ट कराया था वो अगर हम पार्शियल से करें तो आंसर सेम नहीं आ रहा सर। हैं? ऐसे कैसे? सर क्योंकि ए पार्शियल प्लस फ्रैक्शन से 1/z-1 z-+1 करना है, तो हाँ क्या तो सर लिखोगे? ए a जेड बाई माइनस जेड वन माइनस वन करते करते हैं b/z+1 सॉल्व करोगे, a/z+1 b/z-1 z-1 z+1, और ये क्या है 1/z-1 z+1। ये तो कटवट ही चला जाता है, तो क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू a+b/z। ओपन ओपन करोगे फिर a-b, ऐसे ही आएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा a+b इज इक्वल टू, जेड में तो है ही नहीं, 0 जेड करोगे तो 0 आ जाएगा, a-b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहां से b इज इक्वल टू -a आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? ये a माइनस माइनस a इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। अब a 1/2 आ जाएगा तो b इज इक्वल टू -a, तो b इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। यही तो आएगा। तो इतना से बचने के लिए मैंने आप लोग को वो जुगाड़ बताया था, नहीं तो फिर इतना करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। एक और मेथड जो 12th में करते थे वो भी अप्लाई कर सकते थे, पुट z+1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1 लगा के भी यहाँ कर सकते थे, ऐसे ही दूसरे वाले में भी कर सकते थे। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? क्लियर? अब एक टाइप 3 आते हैं। तो देखो दो टाइप हमने कर लिया, कौन सा? एक सिंगल वाला कर लिया और एक वो जहां पे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब जो हमारा थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3। इसमें ना कब करते हैं? जब हमारा पावर बन के आता है। क्या करते हैं? जब हमारा इक्वेशन तब करते हैं जब हमारा ये पावर कैलकुलेट हो गया था, कोई भी पावर आ जाए, जैसे मान लो f(z/z-a) नहीं हो, इसका कोई पावर हो जाए। अभी तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर पावर वाला भी लिख लेंगे। ठीक है ना? इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πi। क्या 2πi कहोगे सर? वो तो पहले भी होता था। अच्छा, पहले क्या होता था? फॉर्मूला इंटू FA, इतना ही होता था ना। अब ये F नहीं, जितना पावर है उससे एक बार कम बार डिफरेंशिएट करोगे, FNA, n से पावर नहीं, डेरिवेटिव समझना, इंटू ये n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। अगेन रूल वही है, ये तब लगेगा जब a बिलोंग्स टू कर्व होगा, और ये तब लगेगा जब a डज नॉट बिलोंग्स टू कर्व होगा। जब a डज नॉट बिलोंग्स टू कर्व है तो ये 0 आ जाएगा। n नॉट नहीं, कहाँ है n फैक्टोरियल बेटा? ठीक है ना? अब जरा पहले तो फॉर्मूला में देख लेते हैं कि अलग अलग केस क्या होगा, इसका पर्टिकुलर केस क्या होगा। इसका पर्टिकुलर केस तो वही है, जैसे मान लो f(z/z-1a) आ गया, पावर 1 आ गया, तो पावर 1 आ गया तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0 ही आ जाएगी। मतलब आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? n+1, छोड़ो इसको, आप 2 से ही करो, 1 तक तो पता ही है तो क्यों दिमाग लगाना। 2 करोगे तो 2 में क्या हो जाएगा बताओ? अगर मान लो स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 1 आ गई। n की वैल्यू 1 आ गई तो क्या लिखोगे बताओ? 2πi f(1), ये है ना हमारा 2πi f(1), एक बार डिफरेंशिएट बाय 1 फैक्टोरियल। अगर मान लो ये ऐसे आ जाए f(z/1
जेड माइनस ए का क्यूब डी जेड आ जाए, ये डी जेड लगा देना, कि बार जल्दीबाजी में लिख नहीं पाता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये n+1 = 3, तो n = 2। एक ही कम लिखना है ना, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो क्या निकालोगे बताओ फटाफट, f डबल डैश a × 2 फैक्टोरियल। कम ही आता है, क्योंकि ना, नहीं नहीं, 2 3 ही आएगा, क्योंकि इतने बार डेरिवेटिव्स करना, लेकिन होता क्या है ना पता है, ये पॉलिनोमियल दे देते हैं, तो 2 3 बार में वो जीरो हो जाता है। ज्यादा भी डेरिवेटिव्स हो तो जीरो ही हो गया, तो उसके बाद कितना भी आ जाए, फॉर्मूला तो आप लगाओगे ही, ठीक है ना, कई बार दे देंगे तो इस टाइप से आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ये रूल लगा के लिख लो बेटा, 2 मिनट लगा के एक बार फटाफट ये रूल लिख लो। ठीक है ना, एक और कर लो, एक और मैक्सिमम पावर तक करोगे तो अच्छा। ये सब अगेन कब है, जब बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू है तो हर एक पावर जीरो है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगा, f(z) क्या है, z-1 का पावर 4 dz करोगे, तो क्या लिख लोगे, 2πi, एक कम, मतलब f(a)/3 फैक्टोरियल। इस टाइप से आप कर पाओगे। सर एक डाउट था, जब आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो आपने इसको इक्वेट किया था इक्वल टू 1 के, ना कि सर जो फंक्शन गिवन है हमें। नहीं नहीं, फंक्शन से क्यों इक्वेट करेंगे, अच्छा। ये देखो, हमने फंक्शन का तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया ही नहीं था, हमने बस इस वाले नीचे वाले पार्ट का लगाया था ना बेटा। ठीक है। फंक्शन से इक्वेट करोगे तो फंस जाओगे बेटा। ठीक है ना, देखो कहाँ है, ये है ना, तो हमने इस फंक्शन को तो अलग ही रखा, इसको एक तरह से 1/मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 ऐसे कर लो। ठीक है ना, एक देखो ये ऐसे पावर वाला क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा मुश्किल वाला ही दे देता हूँ, ट्रिगो अर्गो वाला जिसमें इन्वॉल्व है। एक बार आप ट्राई करो ये, sin² z/z-π/6 का पॉलिनोमियल वाला तो आसान होता है, डी जेड दे रखा गया है, और दे रखा गया है z = 1। करो जरा, 2 मिनट लगा के एक बार देखो, π/6 मतलब 3.14/6 होगा। ठीक है ना, तो वो 1 से लेस ही होगा।
चलो स्टार्ट करें। बताओ पहले तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ। जेड माइनस पाई बाई सिक्स, तो जेड इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। क्या ये इसके अंदर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? पाई बाई सिक्स बताओ जी बताओ। ये है हमारा 10, और पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 3.14/6। तो ये लेस देन तो वन है ही। आया समझ में? तो ये कहां पे लाई करेगा? समवेयर हेयर, कहीं भी लाई करेगा ये पाई बाई सिक्स, तो इधर ही आएगा। तो इसका मतलब इनसाइड है। इनसाइड है तो रूल क्या कहता है? और एफ जेड क्या है? एफ जेड है हमारा साइन स्क्वायर जेड है। तो अगर आप इस पे रूल करोगे तो रूल देख लो। रूल क्या होगा इसका? 2 पाई एफ डैश वन, एफ डैश पाई बाई सिक्स बाई 1 फैक्टोरियल। यही है ना, टू वाले से कंपेयर करोगे तो यही वाला रूल है। ये याद रखो या नहीं तो ये याद रख लो 2 पाई वाला। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बोलो? फटाफट देखोगे तो एफ डैश ए निकालने, तो एफ जेड दे रखा गया था आपका क्या? साइन स्क्वायर जेड। अब एफ डैश जेड करोगे तो 2 साइन जेड कॉस जेड आ गया। ये ना, डिफरेंशिएट तो ऐसे ही करोगे। साइन जेड कॉस जेड करोगे तो लिख लो sin 2z। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब आप यहां पे वैल्यू रखो क्या? एफ डैश पाई बाई सिक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 sin π/6 इंटू कॉस π/6। अब sin π/6 क्या होता है? sin 30, 1/2, और ये √3/2 कट बढ़ जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर आप यहां से वैल्यू रखते हो तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू √3/2, तो √3 पाई आया जाए। ठीक है, इस टाइप से कर लोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ना आया हुआ है, लिखा भी हुआ है, यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये कई बार ऐसे, ये हो गया ना बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन भी है? दर्शवीर क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब एक देखो, इस बुक में दे रखा गया है कि ये 2009 में भी आ रखा है, 2011 भी आ रखा है, ज्यादा भी आ सक कभी और आया होगा। इसमें दे नहीं रखा गया। करो जरा, e⁻²z बाई z+1 का होल स्क्वायर होल 4। शाबाश, dz। करो करो, कैलकुलेट करो। कर्व दे रखा गया है z इज इक्वल टू 2। आपको चेक करना है। ई का ई होगा। हाँ, 2e2z ही होगा ना बेटा। देखो क्या होता है ई का, हाँ, e⁻² ना ax का क्या होगा? ई का तो ई होता है, और ये ax का a आ जाएगा, तो वो 2 बार बार मल्टीप्लाई होता चला। 8 नहीं, 3 बार करना। नहीं नहीं, पावर नहीं है, वो डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशिएट ही करना होगा। पहले बताओ जी, पहला स्टेप क्रिटिकल पॉइंट z इज इक्वल टू -1। दूसरा स्टेप कर्व निकालोगे।
करो कर्व कौन कौन सा है। ये हमारा ये कर्व है, और ये कर्व क्या है, 2 0 और -2 0। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कहाँ लाई कर रही है, -1 0 इनसाइड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 का क्या होगा, मतलब अगर इंटीग्रेशन निकालोगे, अच्छा थर्ड में एफ जेड लिख लो। एफ जेड है हमारा e⁻²z, और 4 का क्या होगा, बताओ बताओ। एफ जेड का e⁻²z है, और एफ डैश जेड निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, e⁻²z आ जाएगा। नहीं नहीं, एफ डैश जेड का तो गोली मारो। फॉर्मूला फोर्थ का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो पावर होता है एक उससे कम हो जाता है। पावर 4 है तो ऐसे लिख लो, 2 π है f3-a/3 तो 2 π f3a। तो f3a कैसे निकालोगे बताओ, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना। a मतलब क्या है हमारा 1 -1। तो हेयर एफ जेड क्या है, एफ जेड e⁻²z, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2 e⁻²z। एफ डबल डैश जेड 2 to 4 e⁻²z। एफ ट्रिपल डैश जेड तो 8 e⁻²z। ये सब कर लोगे। अब एफ ट्रिपल डैश -1 करोगे तो 8 e⁻² आ जाएगा। तो नेट आंसर क्या लिखोगे, 2 πi 3 मतलब 6, 8 e⁻²। जो कट हो सकता है कट कर लो, जो नहीं हो सकता है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा तो ये सर खत्म। इसमें जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो हमारी रेडियस शो करती है। 2 πi का जो कहते हो बेटा, नहीं नहीं नहीं, जैसे इसमें एक्सपोनेंट पावर 2z है तो 2 हमारा रेडियस हुआ ना। हाँ एक्सपोनेंट का पावर 2z है ना बेटा, तो एफ जेड में ही आ जाएगा ना, जो भी होगा ना वो एफ जेड हो जाएगा। अच्छा मान लो एक यही क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके साथ कोई और मल्टीप्लाई हो जाए, एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरा। हाँ, या यही लिख लो e⁻²z बाई जेड दे रखा गया। ठीक है ना, और टर्म दे रखा गया अपना जेड माइनस ई जेड है। तो जेड माइनस ऐसे ले लो, 2 ले लो, और ये है z-1 है, z-3 ले लो। 2z इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है। ये ना एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आया नहीं कभी एग्जाम में ना, मतलब एक थोड़े से हायर साइड में है, लेकिन कभी आ जाए तो घटिया पार्शियल फ्रैक्शन से बच सकते हो। और जो ये है z = 3/2, ऐसे क्वेश्चन। हाँ जाओ। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। z = 3 और z = 1। 1 वाला तो ज्यादा ही है, नहीं 1 वाला तो है इनसाइड, क्योंकि z = 3/2 करोगे तो हाँ जी 1.5 आ जाएगा, तो 1 तो है इनसाइड, मगर ये 3 इनसाइड नहीं है। हाँ नॉट इनसाइड, तो नॉट इनसाइड है तो एक तो ये तरीका है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, तो हो जाओगे पागल, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगा बताओ, z-3/z-1 का पावर 4, ये ऐसे आ जाएगा, a/z-3, b/z-3,
z-1 c/z-1 का होल स्क्वायर d/z-1 का होल क्यूब, ऐसे आता रहेगा। पावर 4 है तो और दिक्कत है। e/, ऐसे करके तो वैल्यूज ही निकालने में मतलब टाइम लग जाएगा। तो इनका बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो फंक्शन नहीं है ना उसको ऊपर ले आओ। क्या ये तो नहीं था, आउटसाइड था, तो इसको ना ऊपर लिख लो ऐसे, e⁻²z/z-3 बाई z-1⁴ कर लो। अब जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, fz। ठीक है, और अब क्या फॉर्मूला लगा लोगे इसका, 2 पाई। नहीं नहीं, ये ऊपर ही आ गया ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं होगा ना, ये इसी को ऊपर लिख लिया ना, ये नीचे डिवाइड करके ऐसे आ जाएगा, ये यही है। अरे अरे किसी बात कर रहे हो, यही आएगा सॉल्व करके तो। ये देखो ना, ये ये इसको ना एक्चुअली ये this/1 होता है। हाँ, this/1 करोगे तो पलट के करोगे तो ऐसे आ जाएगा ना, इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट किया है। अब आ गया ये, अब यहां से लिख लोगे f(3)(1)/3 इस टाइप से कर पाओगे अगर ऐसे आ गया तो। वैसे तो आया नहीं कभी, लेकिन अगर ये आ गया तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। आया समझ में? क्या फेवरेबल कंडीशन बताया, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से भी करते थे तो ये बाद में कह लेते थे कि इसका बनेगा नहीं, यही करते थे ना। 1-2 पावर तक तो हो तो फिर भी आदमी चलो ट्राई कर ले, ज्यादा पावर आ जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में ही उतने कॉफिशिएंट हो जाएंगे। तो उनका बेस्ट तरीका ये क्या है, उनका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको सॉल्व करके इसको करो। ठीक है बेटा, आ गया ये कहानी पूरी अच्छे तरीके से समझ में। एक और बता देता हूं, कर्व अगर कभी आ जाए तो इलिप्स कर्व होता है, क्लोज कर्व में वही आता है। इलिप्स कर्व क्या होता है, x² / y² a²/b² = 1। ये जो कर्व होता है ये कैसा होता है, ये सर्कल जैसा ही होता है। इलिप्स का तो उसमें लिखा नहीं होगा कुछ, मतलब कॉम्प्लेक्स में तो नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा। तो ये पॉइंट क्या होता है, a0 आता है, ये आता है -a0 0b, और ये 0 - b। इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसमें लिमिट देख लोगे कि कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाए, e⁻² z² + 5z z-1 z-3 dz, जो कर्व है वो हमारा है, कर्व क्या है हमारा, कर्व है हमारा यही है, x² / 4 y² / 9 = 1। तो क्या करोगे, कर्व बनाओगे, ये 4 मतलब कैसे निकालोगे, a² का 4 b² का 9, तो a2 b3 करते जाओगे, ये 2 0, ये -2 0 0 3 0 -3, यही कर्व आएगा। तो जो एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, यहां से कितना क्रिटिकल पॉइंट, 2 है, एक z = 1 है और एक है z = 3। तो 3 तो नहीं लाई करेगा, 3 0 तो बाहर हो गया, आउटसाइड हो गया, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, तो अब अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो कैसे लिखोगे, यही यही लिखोगे ना क्या,
बस ओनली, बाकी तो सब मेथड सेम ही है। बस आपको इस कर्व के हिसाब से चेक करना है कि पॉइंट इनसाइड लाई करता है कि नहीं लाई करता है। जैसे सर्कल में करते थे वैसे ही इसमें भी चेक होता है। ठीक है, तो इक्वेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। एक्स ये हो जाएगा हमारे पास। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे? हाँ, बाकी तो वही प्रोसेस लगाओगे ना बेटा, फॉर्मूला सेम ही, और क्या फॉर्मूला, तो फर्क क्या है? वो तो कर्व ही है ना बेटा, फॉर्मूला तो सेम है। कर्व से बस इतना ही पता चलता है कर्व का कहाँ यूज होता है, कि इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट कहाँ है, ये 1 है, तो ये इनसाइड ही लाई करेगा। इनसाइड लाई करेगा तो सीधा सीधा कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? तो जैसे मान लो कोई अगर इस क्वेश्चन को भी करेगा, तो z-1, z-3, ये डिफरेंस 2 है तो 1/2 आ जाएगा, तो इंटू 1/2 ऐसे आ जाएगा। ये z-1, और इसको अगर आप z-1 करते हो तो ये 1 का कहाँ फॉर्मूला आ जाएगा? ये 1 का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका z² + 5z, और ये ऐसे आ जाएगा हाफ इंटू z² + 5z/z-3। ये I2 तो 0 ही हो जाएगा, बिकॉज है ही नहीं, इसी की वैल्यू निकाल लोगे। तो बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर्व कुछ अदर देन द सर्कल भी होगा तो आप उसको सॉल्व करके निकाल लोगे। हाँ, आया ही नहीं कभी। ठीक है ना, आएगा ही सर्कल ही है। हाँ आ सकता है, उसका तो कुछ मना नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर है बेटा सबको।